हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कंप्लीट कर लिए थे। एलसी दोलन क्या होते हैं इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण युक्ति पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है ट्रांसफार्मर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, इस बार भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ज्यादातर इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो लॉन्ग में बनते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसके फार्मूले क्या होते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके अंदर नुकसान कौन कौन से होते हैं, इन सब का हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए प्रयोग की जाती है, एक परिपथ से दूसरी परिपथ में ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए। यह परिपथ को आइसोलेट भी करता है, विलगित भी करता है कि एक तरफ फॉल्ट होता है तो दूसरी तरफ फॉल्ट को नहीं जाने देता है। इन सब के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके उपयोग हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन कैसे बनाया जाता है, होता क्या है, इन सब का डिस्कशन करते हैं। तो परिभाषा लिखी, यहां से पढ़ना चाहो पढ़ लो। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर विद्युत युक्ति है। स्थिर मतलब इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वहां पर देखा था कि जनरेटर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो वहां से जो धारा निकल के आ रही थी, वहां से देखा था कि वो धारा डीसी भी हो सकती, एसी भी हो सकती, निर्भर करता है कि वलय कैसे लगे, सर्पी वलय लगे हैं या विभक्त वलय लगे हैं। तो स्थिर विद्युत युक्ति, स्थिर विद्युत युक्ति का मतलब यहां पर मार्क करते जाओ हर एक पॉइंट को, कंफ्यूजन ना रहे। स्थिर विद्युत युक्ति स्टैटिक डिवाइस होती है। स्टैटिक डिवाइस मतलब क्या होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, मूविंग पार्ट नहीं होता। वहां पर कॉइल रोटेट करती थी, यहां पर कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा। तो मूविंग पार्ट नहीं होगा तो घर्षण की वजह से जो हानि वैसे भी कम हो गई, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जनरेटर और मोटर से वैसे बढ़ जाएगी। फिर अगला क्या है, देखो, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल बात की थी। जो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा को देखते जाओ, इसकी डेफिनेशन, विद्युत ऊर्जा को नियत आवृत्ति नियत रहती है। आवृत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एसी जब शुरू किया था तो वहां देखा था कि आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकंड एसी चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड एसी चक्र क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। एसी चक्रों की जो संख्या होती है जो पास करती है किसी परिपथ से, उसे हम उसकी आवृत्ति कहते हैं, स्थानांतरित करती है। इसकी सहायता से वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं हम, चाहे तो घटा भी सकते हैं। तो यहां से देखो परिभाषा क्लियर हुई होगी कि एक ऐसी स्थिर विद्युत युक्ति है, मतलब इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, चलने वाला कोई पार्ट नहीं होता, ना घूमने वाला कोई पार्ट होता है, जो एक विद्युत परिपथ से विद्युत ऊर्जा को नियत आवृत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जब कुछ ना दिया गया हो तो 50 हर्ट्ज लेकर के चलना है आवृत्ति, नियत आवृत्ति पर स्थानांतरित करते, इसकी सहायता से वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। प्रिंसिपल में हम लोगों ने अभी देखा कि प्रिंसिपल क्या है, अन्योन्य प्रेरण के ऊपर कार्य करता है। इसका सिद्धांत क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण था क्या, अगर एक बार देखना चाहो तो देख लो। अन्योन्य प्रेरण था क्या, यहां से देखो, अगर ये कुंडली है, ये कुंडली है और सामने एक दूसरी कुंडली है, दो कुंडलियां रखी गई हैं, इसमें फेरे इस तरह से लपेटे गए, इसमें फेरे इस तरह से लपेटे गए हैं, ऐसे लपेटे गए हैं फेरे, याद होगा पढ़ा था ये ऐसे। यहां पर फ्लक्स परिवर्तन कराना होता था, तो फ्लक्स परिवर्तन के लिए अब तो हम यहां लगा सकते हैं, अभी के लिए देख लो, डीसी जोड़ करके ही देख लेते हैं। फ्लक्स परिवर्तन कराने के लिए रियोस्टैट लगा देते, धारा नियंत्रक ये बैटरी होती थी, ठीक है। और यहां पर भी सेम ऐसे रहता है,
ये ऐसा रहता है। इस वाले में कुछ भी नहीं लगा रहता था, सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा होता था धारा देखने के लिए। तो मान लेते हैं किसी समय पर धारा का मान बढ़ रहा है परिपथ में, यहां पर धारा इधर से जाएगी, माइनस से प्लस है ना, तो इधर से जाएगी, इस तरह से धारा जाएगी। आई जो यहां पर है, सपोज वो बढ़ रहा तो सामने वाला इसका विरोध करेगा, सामने वाला विरोध करेगा तो इसमें धारा इधर की तरफ बहेगी, मतलब इसमें धारा इधर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ धारा बहेगी। तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कहाँ आएगा, इधर की तरफ आएगा। आई थिंक ये सारी चीजें पता होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो इधर से ये N बनने वाला है, ये ऐसा यहां से निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं इधर से, और इधर से एंटर करेंगी, इधर से एंटर करेंगी। पास में कुंडली तो उससे भी तो बद्ध होगा ये फ्लक्स, ये ऐसा होगा। यही तो है अन्योन्य प्रेरण। जब एक दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस परिघटना को क्या कहा जाता है? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अगर नहीं पता होगा तो देखो रिकॉल भी कर लिया। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, वो सिद्धांत क्या होता है, उसको कैसे समझा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं ये प्रकार का कितना होता है। तो ट्रांसफार्मर का अगर बेसिक डिजाइन की बात करें कि ट्रांसफार्मर बेसिकली दिखता कैसा है, तो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह का दिखता है। ये होता है ट्रांसफार्मर का बेसिक स्ट्रक्चर। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ट्रांसफार्मर का। सपोज कुछ ऐसा दिखता है ये। तो इसमें यहां पर वाइंडिंग की जाती है, बेसिकली एक तरफ से इधर से वाइंडिंग की जाती है, दो अलग अलग इसमें कोर होती हैं, इस तरह से वाइंडिंग की जाती है इसमें, ये वैसी वाइंडिंग की जाती है। बनाया कैसे जाता अभी देखेंगे, लेकिन हमारे लिए कैसे काम करता उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। ये देखो ऐसा दिखता है कुछ। मतलब ये क्या होता है, ये आयरन कोर है, यहां पर ये क्या होती है, नर्म लोहे या फिर स्टील की क्रोड होती है, स्टील की क्रोड होती है। सिलिकॉन स्टील होता है बेसिकली, ये पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, सिलिकॉन स्टील। कौन अच्छा रहता है ये बात भी हम लोगों ने सैथिल लिहानी में देख लिया था। नर्म लोहे या फिर सिलिकॉन स्टील की क्रोड होती है, की क्रोड है ये, ठीक है, क्रोड होती है। इस क्रोड में दो अलग अलग टर्मिनल्स बनाए जाते हैं, एक इधर टर्मिनल बनाया जाता है, एक इधर टर्मिनल बनाया जाता है। जैसे यहां पर देखो दो कुंडलियां होती है ना, यहां पर दो कुंडलियां, वैसे भी यहां दो कुंडलियां, एक कुंडली ये दूसरी कुंडली ये बनाई जाती। ट्रांसफार्मर का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर बात किया जाए, यहां से देखो कि यहां पर जो ये क्रोड लगाई जाती है ये मोटी नहीं लगाई जाती, इसको पटलित करके लगाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहां पर ऐसा कुछ हो, कुछ इस तरह का, सपोज इस कागज को इतने पार्ट्स में ब्रेक कर लिया गया, मतलब ऐसा बना दिया गया, ठीक है। तो ये काफी मोटा दिख रहा है, तो ये जैसा है ऐसा नहीं प्रयोग किया जाता, इसको पटलित बनाया जाता। पटलित बनाने का मतलब क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, ऐसे बहुत पतले पतले पार्ट्स में इसे ब्रेक कर देते हैं, ऐसे ये पतले पतले पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पतले पतले पार्ट्स हो गए, इसके ब्रेक कर दिया गया। तो जब ब्रेक कर दिया जाएगा, यहां से देखते जाओ, बस समझने के लिए इतना काफी है। देखो इधर ये इतना मोटा एक साथ लगाया जाएगा,
देखते जाओ, इतना मोटा अगर एक साथ लगाया जाए, मतलब कई सारे कागज एक साथ लगाए गए, मतलब इनकी जगह अलग अलग कागज नहीं होते, एक मोटा कागज होता वो लगाया जाता, उसका आयतन ज्यादा होता, भंवर धारा ज्यादा बनती, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसकी जगह पर क्या किया जाता है, पतली पतली पट्टियां लगाई जाती हैं, पतली पतली पट्टियां लगाई जाती हैं। अब एक पट्टी दूसरे के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखी जाती, वार्निश का लेप लगा दिया जाता है। तो जब वार्निश का लेप लगा लेंगे तो एक पट्टी और दूसरी पट्टी के बीच में क्या होगा, कोई कंडक्टिंग इंसुलेशन मतलब कंडक्टिंग पार्ट तो होगा नहीं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो प्रति पट्टी जो होगा पट्टिका, इनका जो आयतन होगा वो घट जाएगा, और आयतन कम होने के कारण जो इनमें बनने वाली भंवर धारा होती वो कम हो जाती। इसीलिए ट्रांसफार्मर की कोड को क्या बनाया जाता है, पटलित बनाया जाता है। और बेसिकली ये ऐसे जैसे बना रहे हैं, कुछ ये डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखता, ये भी अलग तरीके से दिखता है। यहां से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ये बेसिकली ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह का होता है इसके साथ। हटा देते हैं इसे, इतना सा देखते हैं, ये ऐसा मतलब एक पट्टी, फिर इंसुलेशन होगा, फिर उसके बाद दूसरी पट्टी, फिर इंसुलेशन, तीसरी पट्टी, फिर इंसुलेशन, फिर ऐसे पट्टी इंसुलेशन, इस तरह का चलता रहेगा। उसके बाद क्या किया जाता है, इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। तो देखो अगर रख देंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, ये ऐसे तो दिखेगा। इधर वाले पर एक वाइंडिंग लपेट दी जाती, बेसिकली जो यहां कुंडलियां होती हैं इनको हम वाइंडिंग कहते हैं, वाइंडिंग होती हैं। तो एक इधर वाइंडिंग लपेट दी जाती है, एक इधर वाइंडिंग लपेट दी जाती है। इस वाइंडिंग में एक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग, एक होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, उसको हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोला जाता है, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं उसको लो वोल्टेज वाइंडिंग बोला जाता है। यहां पर प्राथमिक द्वितीय कुंडली जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब तक सप्लाई नहीं कनेक्ट की जाती तब तक हम प्राथमिक किसी को नहीं कहेंगे ना द्वितीयक किसी को कहेंगे। प्राथमिक सप्लाई जैसे सप्लाई कनेक्ट की जाएगी, जिसमें सप्लाई कनेक्ट की जाएगी उसे प्राथमिक कहा जाएगा, और जो आउटपुट दे रहा होगा वो द्वितीयक होगा। ठीक है, तो नर्म लोहे की क्रोड प्रयोग क्यों की जाती है, ये बात हम लोगों ने सैथिल्यहानी में डिसाइड कर लिया था कैसे बनाएंगे। और यहां पर ये पट्टियां क्यों लगाई जाती है, एक लोहे का टुकड़ा क्यों नहीं लगाया जाता काट के, कि लोहे का टुकड़ा काट दिया जाए लैमिना, बीच में होल कर दिया जाए, और उसके दोनों किनारों पर, दोनों भुजाओं पर वाइंडिंग कर दी जाए, दोनों वाइंडिंग तार लपेट दिए जाए तांबे के। तो क्या बनेगा, बनेगा ट्रांसफार्मर, लेकिन वहां पर आयतन ज्यादा होने से भंवर धारा ज्यादा बनेगी, नुकसान ज्यादा होगा, और मशीन की दक्षता कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। लेकिन ट्रांसफार्मर दो तरह के होते तो कई सारे आधार पर अलग अलग तरह से बांट सकते हैं, लेकिन क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरह के होते हैं। पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है ये, वोल्टेज को बढ़ाता है तथा धारा को कम कर देता है, धारा को कम कर देता है, धारा को कम नहीं करता, बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाता, धारा अपने आप कम हो जाती। वो समीकरण देखेंगे। इसे बनाया कैसे जाएगा, बनाओ, इसको कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। ये ऐसे बना लो, इसके ऊपर फेरे लपेट दिए जाते हैं। वोल्टेज को बढ़ाता है तो जिधर हम एक इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग जोड़ते, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग जोड़ी जाती है। ये ऐसा हो गया, और यहां पर कुछ ऐसा जोड़ा जाता है, ये ऐसा जोड़ा जाता है, ये ऐसा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिन लो ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, या फिर ऐसे नहीं है तो कुछ कम कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ये ऐसा, यहां से देख लो। अगर हम बात करें यहां पर ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो इसे हम कहेंगे यहां पर लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग कहा जाता है, इसे लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं।
लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, इसे हम LV कहा करेंगे शॉर्टकट में। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, इसे हम HV कहेंगे शॉर्टकट में। ठीक है, इसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग कह दिया। अब इसे प्राइमरी कैसे सप्लाई कनेक्ट करेंगे, सेकेंडरी में क्या होगा, तो अगर इसे हम ऊंचाई बनाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए किसका काम कर रहा होगा, इसमें हम सप्लाई कनेक्ट किया करेंगे। अगर ये बनना चाहता है यहां पर ऐसा, तो हम इधर सप्लाई कनेक्ट करेंगे, सप्लाई इधर कनेक्ट करेंगे। तो देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्ट की गई तो ये क्या हो गई, प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। और ये दूसरी क्या हो जाएगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जिसमें सप्लाई कनेक्ट की जाती है वो प्राइमरी होता है, इससे पहले वो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग होते हैं। अब देखो ये वोल्टेज को बढ़ाता है कम करता है, तो यहां पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स कम, यहां नंबर ऑफ टर्न्स कम। हम लोगों ने पढ़ा था जब विद्युत वाहक बल पढ़ा था प्रेरित वाला, तो पढ़ा था E जो होता है -N × dφ/dt लिखा जाता है। इसका मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होते हैं उसमें विद्युत वाहक बल का मान उतना ज्यादा होता है। तो इधर विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा प्रेरित वाला वो ज्यादा बनेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है एक दूसरा, उस दूसरे को कहा जाता है अपचाई। इंग्लिश में से लिखना चाहो लिख लो, इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, पूरा लिख लेना। यहां पर जो दूसरा होता है इसको हम कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नाम से पता लग रहा है क्या करेगा, ये वोल्टेज को कम करता है, वोल्टेज को कम करता है तथा धारा बढ़ाता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज को कम करता है तो धारा अपने आप बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है वो हमारा डिस्कशन बाद का है जब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसे बनाते हैं। इसे बनाओ, ये ऐसा। ठीक है, इसमें कॉइल ऐड करो, यहां पर ऐसा है, दूसरे वाले में ऐसा है, ये ऐसा है। अब यहां से देखो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या बन गए, तो ये हमारे पास लो वोल्टेज वाइंडिंग बनेगा, LV बनेगा, तो यहां पर ये क्या बनेगा, HV बनेगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग बनेगा। और हमें अगर इसे बनाना है, बनाना क्या चाहते हैं, हम इसे बनाना है अपचाई, स्टेप डाउन बनाना है। तो स्टेप डाउन बनाना है तो इस वाले को प्राइमरी कनेक्ट करो, इसमें क्या करो, सप्लाई कनेक्ट करवा दो। सप्लाई इधर कनेक्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा प्राइमरी और ये हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, या प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली बोलना चाहो तो बोल सकते हो, बुक लिखती हैं। ठीक है, तो ये अपचाई होता है। अपचाई का मतलब ये होता है ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर दे, धारा को बढ़ा देता है, धारा अपने आप बढ़ जाती है, उसी रेशियो में देखेंगे। और यहां पर अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब, उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब होता है जो वोल्टेज को राइज करवा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को अप ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ा दे। तो मतलब ज्यादा वैल्यू अगर वोल्टेज की बढ़ानी होती तो ये हम इस्तेमाल करेंगे, कम करनी होती तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब इसके बाद यहां पर देखते हैं इसकी रचना क्या होती है, इसे बनाया कैसे जाता है। तो बनाने के लिए हर एक पॉइंट को कवर करते जाना। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट होता बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, नर्म लोहे की क्रोड, नर्म लोहे की क्रोड बनाई जाती है। ठीक है, नर्म लोहे की क्रोड क्यों बनाई जाती है, क्यों ली जाती है, याद होगा सैथिल्य हानि कम होने के लिए। दूसरा पॉइंट होता है दो वाइंडिंग होती हैं, टू वाइंडिंग्स हो गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट दो वाइंडिंग हो गई, मतलब दो कुंडली अगर लिखना चाहो,
2 कुंडली लपेटी जाती हैं नर्म लोहे के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में होता है परिवर्ती फ्लक्स लगाया जाता है। वेरिएबल फ्लक्स होना चाहिए हमारे पास, वेरिएबल फ्लक्स कौन दे सकता है? डीसी तो कांस्टेंट होता है, तो वेरिएबल फ्लक्स किससे लिया करेंगे हम लोग? एसी से लिया करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट से। धारा, दिशा, परिमाण सब बदलता है। उसके बाद में क्या किया जाता है? ये ऐसा हो गया। नर्म लोहे की क्रोड ली जाती, 2 वाइंडिंग्स ली जाती, परिवर्ती फ्लक्स लिया जाता है। ये मेन पार्ट्स होते हैं किसी ट्रांसफार्मर के। बेसिकली ये जो होते हैं ये मेन पार्ट्स होते हैं किसी ट्रांसफार्मर के। ये बाकी इसके अलावा भी आउटर जैकेट होता है, सब कुछ रहता है, लेकिन उसके अंदर बनाने की रचना में इन सबका काफी योगदान रहता है। नर्म लोहे की क्रोड क्यों ली जाती है? यहां लिखना चाहो तो लिख लो। पटलित होती है, पटलित क्यों होती है? किसको कम करना चाहते हैं हम? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ली जाती है पटलित। और नर्म लोहे की क्यों ली जाती है? तो नर्म लोहे की इसलिए ली जाती है शैथिल्य हानि कम हो, शैथिल्य हानि कम हो। अगर ये नहीं देखा शैथिल्य हानि क्या होती तो पिछले में जाकर के देखो। शैथिल्य हानि कम करने के लिए निग्राहिता, धारणशीलता, इन सब के आधार पर हम लोगों ने इसके बारे में डिसाइड किया था कब कैसा होगा। 2 वाइंडिंग्स में बेसिकली क्या होगा? 2 कुंडली होंगी। इसमें क्या होता है? एक होती हाई वोल्टेज वाइंडिंग, W लिखना चाहो लिख लो। एक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब ये होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो? कम हो, ठीक है। एसी वेरिएबल फ्लक्स देता है। आगे देखेंगे अभी कि इसमें हम डीसी की सप्लाई क्यों नहीं प्रोवाइड करवा सकते, वो सब हमारा कंसर्न है। तो इसको अगर बनाएं, इन सारे पार्ट्स को यहां पर एक एक करके डिजाइन किया जाए, कुछ ऐसा बनाते हैं इसे, ठीक है। ये ऐसा हो गया। इसमें दूसरा भी बना दो एक, यहां पर एक दूसरा बना दिया गया। इसमें वाइंडिंग जोड़ी जाती है तो फेरे लपेटो, फेरे इधर से लपेटते जाओ, इधर भी सेम फेरे लपेट देना। फेरे कम ज्यादा तब करना जब देखना हो कौन सा ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं। ये हमारे पास हो गया। तो ये 2 वाइंडिंग्स हो गई, ठीक है। ये 2 अलग अलग वाइंडिंग हो गई। अब ये फर्स्ट वाइंडिंग है और दूसरी वाइंडिंग है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिनना चाहो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। LV है, HV है, ठीक है। तो पहला हो गया नर्म लोहे की क्रोड ली जाती, नर्म लोहे की क्रोड ले ली गई। नर्म लोहे की क्रोड आखिर ली क्यों जाती है, पहले ये समझो। तो जैसे हम लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा था, अब बात कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा था तो प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू L/A होता है। वैसे यहां पर एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं रिलक्टेंस। जैसे प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, वैसे रिलक्टेंस फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इससे डिनोट किया जाता है। ये होता है 1/μ, यहां पर लिखा जाएगा 1/μ, ये L/A लिखा जाता है बेसिकली ऐसा। और हम जानते हैं इसे क्या लिख सकते हैं 1/μ0 μr, और इनटू में क्या लिखते हैं L/A लिखा जाएगा। यही तो लिखेंगे। म्यू की वैल्यू जानते हैं μ0 μr होती है, ये ऐसा बनेगा। अब ये बताओ यहां नर्म लोहे की क्रोड अगर ली गई है तो हम जानते हैं μr तो बहुत बहुत ज्यादा होता है 1 से। तो μr की वैल्यू अगर 1 से बहुत ज्यादा होगी तो s की वैल्यू घट नहीं जाएगी, x घटेगी, इसका मतलब फाई की वैल्यू बढ़ जाएगी।
इसी वजह से क्या किया जाता है, नरम लोहे की रोड ली जाती है। रिलक्टेंस वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन अगर इसे समझना चाहते हैं और डिटेल में कि आखिर नरम लोहे की रोड और क्यों, उसका दूसरा कोई रीजन हो सकता है, तो उसके लिए म्यूआर की वैल्यू ज्यादा होती है। इसके लिए रिलक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कम निकल के आती है, और रिलक्टेंस कम होने के केस में क्या होता है, नरम लोहे की रोड ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट हम देखो, दो कुंडलियां हो गई। ये कुंडलियों में जो तार लपेटे जाते हैं वो किसके होते हैं, तांबे के तार होते हैं। तांबे के विद्युत रोधी तार, मतलब इनके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, विद्युत रोधी तार लपेटे जाते हैं। ठीक है, आगे परिवर्ती फ्लक्स आखिर क्यों लिया जाता है, परिवर्ती फ्लक्स इसलिए लिया जाता है, स्वप्रेरण हम लोगों ने पढ़ा था। स्वप्रेरण का मतलब होता है जब किसी कुंडली से होकर गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर किसी कुंडली में बहने वाली धारा खुद परिवर्तित हो रही तो उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था, जिसे हम लोगों ने कहा था स्वप्रेरण। तो वही है, अगर मान लेते हैं इस वाले कुंडली की बात करते हैं, बेसिकली इस कुंडली की, तो अगर इस कुंडली में हम यहां एसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, एसी सप्लाई जोड़ दी गई, तो अगर यहां एसी सप्लाई जोड़ी जाएगी तो बताओ इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, परिवर्तित होगा। इसका जो फ्लक्स होगा वो परिवर्तित होगा, और अगर इसका फ्लक्स परिवर्तित होगा तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण यहां एक विद्युत वाहक बल बनेगा, और विद्युत वाहक बल बनेगा तो क्या होगा, ये विद्युत वाहक बल एक क्षेत्र बनाएगा, क्षेत्र बनाएगा। उस क्षेत्र के कारण क्या होगा, इस क्रोड के अंदर फ्लक्स ट्रांसफर होगा। तो यहां पर जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स इसके साथ तो लिंक होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ दूसरी वाली कुंडली भी इसी के ऊपर है तो उसके साथ भी लिंक होगा। अब फ्लक्स को चलने के लिए दो अलग अलग माध्यम है, एक तो इसके बीच वाला गैप है और एक है ये क्रोड वाला माध्यम। ये क्रोड पर जाना क्यों चाहेगा, तो क्रोड पर जाना चाहेगा इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एस की वैल्यू जिधर कम होगी उधर जाता है ये फाई। जैसे वहां प्रतिरोध जिस तरफ कम होता था उधर धारा ज्यादा जाती थी, तो जिस तरफ रिलक्टेंस की वैल्यू कम होगी उधर फ्लक्स ज्यादा जाएगा। तो रिलक्टेंस कौन से रास्ते में कम होगा, तो फ्लक्स का रास्ता ये वाला होगा, फाई इधर से इधर की तरफ ट्रेवल करेगा। तो फाई का अगर ये रास्ता है, फाई का बेसिकली ये हमारे पास रास्ता निकल के आएगा, इधर से इधर की तरफ चलेगा। फाई का कुछ पोर्शन इसमें भी जा सकता है, अगर यहां पर जो म्यूआर लिखा है वो वैल्यू उससे कम हो जाए तो उस वाली कुंडली से कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। अब यहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए हमें परिवर्ती चाहिए ना धारा, वो परिवर्ती धारा केवल एसी से निकल के आती है। अगर यहां पर डीसी सप्लाई अगर कनेक्ट कर दी, सुनो, अगर डीसी सप्लाई यहां पर कनेक्ट कर दी, एसी हटा के डीसी कनेक्ट कर दिया, डीसी कनेक्ट करोगे तो दोनों वायर के दोनों एंड एक साथ कनेक्ट कर दोगे ना, शॉर्ट सर्किट होगा और प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, अगर इन दोनों वाइंडिंग को पकड़ के क्या करो, जोड़ दो डीसी सप्लाई के साथ, तो डीसी सप्लाई के साथ जोड़ने का मतलब है डीसी सप्लाई के दोनों एंड को एक वायर के साथ जोड़ दिया। एक वायर के साथ जोड़ने का मतलब उसे शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करेंगे तो प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। इसका मतलब ये डीसी पर काम नहीं करने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं काम करेगा वो चीज समझ में आई। और इससे कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें होती हैं बेसिक, ये हमारे पास यहां से निकल के आता है। अब लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में सप्लाई किधर से दी जाती, इस आधार पर हम ट्रांसफार्मर को दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक होता है उच्चाई, एक होता है अपचाई। उच्चाई क्या करता, वोल्टेज बढ़ाता, धारा अपने आप घट जाती है। अपचाई वोल्टेज को कम करता, धारा अपने आप बढ़ जाती है। आखिर धारा बढ़ाने और घटाने का काम क्यों किया जाता है, तो उसको समझना चाहो तो इधर समझ सकते हो। हम लोगों ने पढ़ा था पर यूनिट टाइम में जो हीट लॉस होता है उसको पावर कहते हैं, और पावर को क्या लिखा जाता है, I²R लिखा जाता है। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। P जो लिखा जाता है वो I²R लिखा जाता है। अब यहां से देखो R इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा, जो कुंडलियां जोड़ी गई तांबे के तार, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। इसमें धारा का मान जितना अधिक होगा उतना ही शक्ति क्षय होगा। तो उस धारा को कम करने के लिए बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो जैसे धारा का मान कम करना होता है तो हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज बढ़ेगा, धारा घट जाएगी, प्रति सेकंड होने वाली उष्मा क्षय की दर जो होगी कम हो जाएगी। इसके फलस्वरूप इसकी दक्षता बढ़ जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा दूरी पर हमें ट्रांसमिट करना होता है, ट्रांसफर करना होता है पावर को बेसिकली, तो क्या किया जाता है, उसमें वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, धारा को कम कर दिया जाता है, जिससे कम नुकसान पर आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, ये कारण होता है। अब यहां पर बात करते हैं काम कैसे करता है। तो काम कैसे करता है वो यहां पर देखो, ये कैसे काम करता है उसका ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है।
ये क्रूड कैसे बनी होती है हम लोगों ने देखा था, कागज को रेक्टेंगुलर टाइप में काटो, बीच से हटा दो, दोनों तरफ कुंडलियां जोड़ दो, कुछ ऐसा बनेगा। तो अब इसमें हमारा डिस्कशन होगा, ये इस तरह से जोड़ा गया, ये इस तरह से जोड़ा गया। किसी एक ट्रांसफार्मर के लिए बात कर लेते, चाहे वो स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो। ये है, ठीक है, इधर जोड़ देते हैं। ये ऐसा हो गया। इसमें गिनो फेरे संख्या किसमें ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब राइट साइड में हमारे पास क्या है, HV है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, इधर क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। तो काम कैसे करता है इस बात को समझते जाना, वो जरूरी है समझना। तो यहां पर क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को सपोज कनेक्ट कर देते हैं AC सप्लाई के साथ। AC सप्लाई के साथ अगर कनेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो क्या लिखा जाएगा, -NP इंटू में d∅dt। याद होगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, कि इससे जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे, यहां पर सप्लाई जो कनेक्ट की जाएगी उसके सिग्नल कैसे होंगे, सिग्नल कुछ इस तरह से चलते हैं। AC का सिंबल याद होगा, V = V0 sin ωt की सप्लाई दिया करते थे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ने के टाइम। तो ये सप्लाई इसके अंदर प्रोवाइड कराई गई। तो जब ये सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, देखो धारा बदल रही ना, यहां क्या है, धारा वर्सेस T का ये ग्राफ दिया गया है, या वोल्टेज का भी लिख सकते हैं, वोल्टेज का मान लेते हैं, ये वोल्टेज वर्सेस टाइम है, तो धारा भी बदल रही होगी। तो धारा बदलेगी तो धारा परिवर्तन के कारण क्या होगा, इसका फ्लक्स परिवर्तित होगा, स्वप्रेरण के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल बनेगा। यहां पर जो फ्लक्स बनेगा और यहां पर भी तो कुछ फ्लक्स बनेगा, इधर बनेगा, मान लेते हैं इसमें विद्युत वाहक बल ES उत्पन्न हो रहा, तो ES उत्पन्न होगा तो इसे लिखा जा सकता है -NP, NP क्यों, NS, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, d∅dt, ये बन जाएगा। यहां पर ये दूसरी का है और ये पहली का है, तो प्राथमिक है, इसमें जोड़ दिया, तो अब हमारे पास ये क्या हो गई, प्राइमरी हो गई, प्राइमरी हो गई, क्योंकि सप्लाई कनेक्ट करने के बाद प्राइमरी सेकेंडरी बोलना, अब ये क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई। तो ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, इसमें EP ये लिखा जाएगा, ES ये लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नर्म लोहे की क्रोड ली जाती है वहां संरचना में, और इसके ऊपर 2 वाइंडिंग लपेटते, परिवर्ती क्षेत्र लगा दिया जाता है। अब क्या करते हैं, प्राथमिक जो लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाइंडिंग, किसी एक वाइंडिंग को सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, जैसे ही सोर्स से कनेक्ट करते हैं उसे प्राथमिक कुंडली कहने लगेंगे या फिर प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, और फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होगा, विद्युत वाहक बल बनेगा। कितना बनेगा लिख लिया, लेकिन इसमें जो फ्लक्स परिवर्तन होगा, मतलब जो फ्लक्स बदलेगा, वो फ्लक्स दूसरे वाले के साथ तो लिंक होगा। यहां से देखो, ये फ्लक्स इधर वाले के साथ भी तो लिंक होगा, तो फ्लक्स इसमें चलना शुरू करेगा, ये इस रास्ते से चलना शुरू करेगा फ्लक्स, ये फ्लक्स इस रास्ते से चलना शुरू करेगा और वापस क्रूड में चल करके इधर आएगा, ये क्रूड में चलकर इधर आएगा। इसका मतलब है कि फ्लक्स इस क्रूड के अंदर चलेगा, ये फ्लक्स क्रूड के अंदर चलेगा, ये फ्लक्स क्रूड के अंदर चलेगा। ये फ्लक्स के चलने का रास्ता है, बेसिकली फाई ट्रेवल करेगा। फाई इधर क्यों चलेगा, तो इसके लिए भी हम लोगों ने देखा कि जो रिलेक्टेंस लिखा जाता है S, वो लिखा जाता है 1/μ0 μr, यहां लिखा जाता है L/A, ये L/A लिखा जाता है। और हम जानते हैं कि μr जो होता है लोहे के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो ये वाला रास्ता ज्यादा सुगम होता है। हम लोगों ने पढ़ा था पारगम्यता, पारगम्यता मतलब आर पार जाने के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर ना कर रहा हो, फ्लक्स उस रास्ते से जाएगा, तो इस रास्ते से जाता है, ठीक है। तो ये जो इधर से जाता है फ्लक्स, अब ऐसा तो है नहीं 100% फ्लक्स उधर से जाएगा, इधर जो फ्लक्स जाता है इसे हम कहते हैं यूजफुल फ्लक्स, यू से लिखा जाता है, यूजफुल फ्लक्स होता है। और लेकिन कुछ ना कुछ फ्लक्स जो होगा वो इस वाले पोर्शन से अपना पाथ कंप्लीट कर लेता है और वापस इधर चला आता है। तो जो इधर फ्लक्स आता है इसे फाई एल कहते हैं, लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। ये फाई यू है, यहां पर लिखना चाहो लिख लो। फाई यू जो होता है इसे हम कहते हैं यूजफुल फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स कहा जाता है, मतलब जो हमारे काम का फ्लक्स है। और जो फाई एल है वो क्या है, लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स है, फ्लक्स हानि है ये, ठीक है।
अब क्या हुआ, इसको जैसे प्राइमरी जो भी यहां पर लो वोल्टेज वाइंडिंग थी उसको जैसे इसी के साथ कनेक्ट किया, ये प्राइमरी वाइंडिंग हुई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हुई, इसमें क्या हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा, वो इतना होगा, और इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, ये फ्लक्स इस वाली कुंडली के साथ बद्ध होगा, तो इसमें भी फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल बनेगा, वो इतना बनेगा। अब ये बात आती है कि जितना फ्लक्स यहां उतना ही फ्लक्स यहां होगा, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये अगर आदर्श है, आदर्श का मतलब क्या है, यदि फ्लक्स हानि नहीं हो रही है, यदि ट्रांसफार्मर आदर्श है, आदर्श ट्रांसफार्मर की शर्त क्या होती है, जो प्राथमिक कुंडली से फ्लक्स लिंक होता है वही द्वितीयक से लिंक होता है। इसका मतलब क्या है, प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर द्वितीयक के या द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के बराबर है, तब इसे हम आदर्श कहेंगे। मतलब यहां जो d∅dt लिखा दोनों जगह सेम लिख दिया ना, तब ऐसा होगा, जब आदर्श होगा तब की बात है। इनको क्या करो, डिवाइड कर दो, तो EP/ES इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू में लिख सकते हैं NP/NS लिखा जा सकता है, या उल्टा करके लिख लो ES/EP, राइट साइड वाले को पहले लिख देते हैं तो ये बन जाएगा NS/NP बनेगा। ये हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास ES/EP निकल के आया, NS/NP निकल के आया, E को क्या लिखा जा सकता है, E को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल दिया गया, धारा के साथ इसका संबंध चाहिए, तो धारा के साथ संबंध अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो NS/NP, बेसिकली ये जो लिखा जाता है ना, ये इसी को हम कहते हैं स्मॉल आर कहा जाता है। स्मॉल आर को हम कहते हैं परिणमन अनुपात कहा जाता है, अनुपात कहते हैं इसे। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये R ग्रेटर देन 1 होता है ऊंचाई के लिए, और R लेस देन 1 होता है अपचाई के लिए। तो कभी अपचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर इससे देखना हो तो इससे भी देखा जा सकता है। अब इस रिलेशन को थोड़ा आगे ठीक करके लिखते हैं, इधर नए पेज पर देखो, यहां हम लोगों ने भी लिखा कि जो NS डिवाइडेड बाय में NP आया है वो किसके बराबर निकल के आया है, ES/EP के बराबर निकल के आया है। इसको हम लिखना चाहते हैं VS डिवाइडेड बाय में VP, यहां पर लिखना होगा, लिख लेना, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो, VP के बराबर हो। प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल VP के बराबर होगा, तो EP को VP के बराबर लिखेंगे, ES को VP, तथा द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल वो किसके बराबर है, VS के बराबर है, VS के बराबर। तो अगर ऐसा होगा तो हम इनको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी निकल के आया, चलो ये भी नोट कर लो। अब बात आती है कि हम धारा को रिलेट करते हैं। अभी तक पढ़ा ना कि धारा को कम करता वोल्टेज बढ़ाता, वोल्टेज कम करता धारा बढ़ जाती, तो वो कैसे बढ़ती, इधर समझो। यहां पर अगर ये आदर्श ट्रांसफार्मर है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति होगी द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर होगी, लिख सकते हैं। P बराबर क्या होता है, VI होता है, तो VP IP बराबर
VSIS, S का मतलब द्वितीयक है, सेकेंडरी, P का मतलब प्राइमरी है। हमें चाहिए VS/VP, क्योंकि हम यही जानते हैं VS/VP। तो ये क्या लिखा जाएगा, यहां से देखो VS/VP, ये लिखा जाएगा IP/IS, ऐसा लिख सकते हैं। यहां लिखना होगा तो लिख देना, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ऐसा होगा। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ऐसा लिख देंगे। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये हमारे पास जो दे रखी इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 जो लिखी है, समीकरण 2 लिखी है, अब सब बराबर बराबर है। तो यहां से फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास NS/NP इज इक्वल टू में VS/VP इज इक्वल टू में ES/EP बनेगा, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, उल्टा IP/IS। ये क्या होता है, स्मॉल r लिखा जाता है। फाइनल ट्रांसफार्मर का ये फार्मूला है। बोर्ड का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी पर बन जाएगा। तो ये होता है ट्रांसफार्मर रेशियो का एक लंबा चौड़ा फार्मूला कि कैसे लगाना है। यहां पर NS/NP की वैल्यू वो बेसिकली देते हैं, नहीं देंगे तो वो बताएंगे परिमाण अनुपात कितना होगा, और प्राथमिक द्वितीयक कुंडली को रिलेट करके कुछ ना कुछ निकलवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और याद रखना चाहो तो याद रख लो, अगर इधर हो तो इधर ही बता देते हैं। यहां है, यहां पर देख लो, दक्षता में क्या होता है, हम बात करते हैं दक्षता। दक्षता का मतलब ये होता है कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना अगर आउटपुट मिलता है तो वो 100% है। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, निर्गत शक्ति, पूरा लिखना होगा तो लिख देना, ट्रांसफार्मर से निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति का अनुपात ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाता है। ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति या निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति का अनुपात ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाता है, दक्षता कहलाती है, ऐसे लिख दो। ट्रांसफार्मर की दक्षता को बेसिकली हम डिनोट किससे करते हैं, देखो तो इसे डिनोट किया जाता है म्यू से। म्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू लिखा जाता है ईटा से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखो ईटा से। ईटा इज इक्वल टू लिखा जाता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, मतलब निवेश जितना किया उस पर निर्गत शक्ति कितना है वो बताना है, निवेशी शक्ति। इनटू में क्या लिखा जा सकता है, 100। अगर परसेंटेज चाहिए तो 100 लिखना होगा, तो परसेंटेज चाहिए होगा तो ये फार्मूला लगा देना। अब यहां इस फार्मूले को थोड़ा ठीक करते हैं। ईटा की वैल्यू अगर लिखी जाए दक्षता को किससे दिखा रहे हैं, ईटा से, तो ये क्या निकल के आएगा, निर्गत शक्ति क्या होगी, VS इंटू में IS डिवाइडेड बाय में, यहां लिख सकते हैं VP इंटू में IP लिखा जाएगा, और इंटू में क्या लिख सकते हैं, 100 लिखा जा सकता है, ऐसा बनेगा। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और बात करें कि इसकी दक्षता मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम दक्षता जो अब तक है वो 99% तक दक्षता मैक्सिमम हो सकती है ट्रांसफार्मर की, क्योंकि इसमें घूमने वाला कोई भाग होता नहीं। तो अगर घूमने वाला कोई भाग नहीं होगा तो घर्षण वाली हानियां तो वैसे खत्म मोटर जनरेटर में जो हमेशा होती हैं, इसीलिए इसका जो दक्षता होती है मोटर और जनरेटर की तुलना में सबसे अधिक रहती है। ठीक है, ये हो गई दक्षता। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि कार्यविधि क्या होती, कैसे काम करता, फार्मूला क्या होता है, कैसे निकल के आता है। ये फार्मूला तभी लगाना जब आदर्श कहें, अगर आदर्श नहीं कहेंगे तो फार्मूला फिर पूरा ये नहीं लगेगा, हमें इस तरह से निर्गत शक्ति निकालना पड़ेगा। यहां पर कार्यविधि कैसे होती, कैसे धारा प्रवाहित की जाती, कैसे बनता है, ये सब, इन सब का हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन किया। यहां पर हम लोगों ने देखा इसकी रचना क्या होती है, रचना में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो नर्म लोहे की रोड ली जाती, पटलित ली जाती। नर्म लोहा क्यों लिया जाता, शैथिल्य हानि कम हो। पटलित क्यों लिया जाता, भंवर धारा हानि कम हो। ठीक है, परिवर्ती फ्लक्स AC होगा, और यहां पर शैथिल्य हानि कम करने के लिए हम इसे नर्म लोहा लेते हैं। प्रतिरोध जैसा होता वैसे एक रिलेक्टेंस टर्म होता है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो उसी चुंबकीय रोड के अंदर चलता है, बाहर नहीं चलता। यहां पर देखा कि ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या होते हैं, 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां क्या होती हैं।
तो यहां पर हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ताम्रहानि, ताम्रहानि का मतलब क्या होता है, यहां पर जो ट्रांसफार्मर बेसिकली हम बना रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, इसमें जो ये वायर्स लपेटे जाते हैं ना, ये जो वायर्स लपेटे जाते हैं, ये वायर्स, ये जो वायर्स लपेटे जाते हैं, ये वाले वायर्स, इन वायर्स के अंदर क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती, तो धारा प्रवाहित होने से जो P होता है वो I²R का नुकसान होता है। I²R का जो नुकसान होता है, इसी को हम कहते हैं ताम्रहानि। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफार्मर शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के LV तथा HV में, LV तथा HV वाइंडिंग में, वाइंडिंग में कॉपर वायर में होने वाली ऊर्जा हानि क्या कहलाती है, उसे हम ताम्रहानि कहते हैं। तांबा जो लगाया जाता है ना, जिससे वाइंडिंग की जाती है, उसमें ऊर्जा का नुकसान होगा, उसे हम ताम्रहानि कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, फ्लक्स हानि। तो फ्लक्स हानि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इधर देखो, यहां पर कुछ फ्लक्स होता है जो इधर चला जाता है, वो यूजफुल होता है, कुछ इधर अपना मार्ग बदल लेता है, तो मार्ग जो बदल लेगा बाहर चला जाता है। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, वह फ्लक्स जो द्वितीय कुंडली, या ऐसे पूरा लिखो, प्राथमिक, ऐसे शॉर्टकट में, प्राइमरी कॉइल में बना वह फ्लक्स जो द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं होता, लीकेज फ्लक्स कहलाता है, लीकेज फ्लक्स कहलाता है। और ये जो हानि होती है, इसे क्या कहा जाता है, फ्लक्स हानि कहते हैं। मतलब जो प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स बनता है, उसका कुछ ना कुछ भाग जो होता है दूसरी कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता। इसका मतलब जितना फ्लक्स पहले प्राथमिक कुंडली में बनेगा, उतना दूसरी में लिंक नहीं हो पाता, क्योंकि आदर्श के केस में हम दोनों ने बराबर किया था दोनों तरफ को। तो दोनों तरफ को तभी बराबर कर सकते हैं जब दोनों में फ्लक्स लिंक समान हो, लेकिन फ्लक्स लिंक समान नहीं होता, तो जो फ्लक्स में होने वाली हानि होती है उसे को फ्लक्स हानि कहा जाता है। अगला टर्म देखो, शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि हम लोगों ने देखा था, चुंबकीय पदार्थ, यहां पर बस सिर्फ लिखेंगे क्या होती है शैथिल्य हानि, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। चुंबकीय पदार्थ में डोमेन, क्या होते हैं डोमेन, ये सब पता होगा। डोमेन के विस्थापन तथा घूर्णन के कारण होने वाली हानि क्या कहलाती है, शैथिल्य हानि कहलाती है। शैथिल्य हानि कम करने के लिए नर्म लोहे का लिया जाता है क्रूड। भंवर धारा हानि, यहां पर इसको कम करने का तरीका कॉपर के वायर लगाया जा सकते हैं, और अच्छा कम करना तो सिल्वर के लगा लो। फ्लक्स हानि कम करने का तरीका होता है कि जो भी मटेरियल होता है, यहां पर देखो जो मटेरियल यूज किया जा रहा होता है, यहां पर ये जो मटेरियल यूज किया जा रहा होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, म्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, रिलक्टेंस हो जाएगा कम और हो जाएगी हानि कम। ठीक, अब इसके आगे बात करूं कि भंवर धारा हानि क्या होती। भंवर धारा हानि कम करने के लिए क्या किया जाता है, नर्म लोहे की जो क्रोड होती है, नर्म लोहे की जो क्रोड होती है, लोहे की क्रोड, क्या लिख रहा है, नर्म लोहे की क्रोड जो होती है वो कैसे बनाई जाती, पटलित बनाई जाती है, पटलित बनाई जाती है। भंवर धारा हानि क्या होती, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, तो लिख लेना, जब किसी
चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता अथवा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराते हैं तो चालक के आयतन में पानी में भंवर की समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती, जिसे भंवर धारा कहा जाता है। इसको सर्वप्रथम फोको नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इनको फोको धारा भी कहा जाता है। कम करने का तरीका बताया था, नर्म लोहे की रोड को पटलित बना दिया जाता है, जिससे शैथिल्य हानि कम हो जाती, पटलित करते हैं तो भंवर धारा हानि भी कम हो जाती है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने बात किया कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हानियां क्या होती, कैसे काम करता, कितने प्रकार का होता, दक्षता क्या होती, कार्यविधि क्या होती, बनाया कैसे जाता है, और यहां पर हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है और उसका सिद्धांत क्या होता है। तो बेसिकली ये कंप्लीट क्लास थी जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया। ये चीजों को जैसे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया उसी वे में लिखना है। यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए एक ही फार्मूला निकल के आया है, स्मॉल r इज इक्वल टू NS/NP। यहां पर लिखा जाता है स्मॉल ES/EP और IP/IS लिखा जाता है। ये हमारा फार्मूला चलेगा। और अगर ईटा का फार्मूला लिखना होगा तो निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति इंटू 100 लगा करके प्रतिशत शक्ति निकाल, मतलब दक्षता निकाल लेंगे प्रतिशत में कि कितनी होगी। वो लगभग 99% तक जाती है। इंडिया में इतनी नहीं जाती, लेकिन अगर देखा जाए बाहर जो बनाया जाता है ट्रांसफार्मर, उनकी दक्षता काफी ज्यादा होती है। तो ये ट्रांसफार्मर की क्लास थी। यहां पर हमने एसी की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, साथ में इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो तब तक के लिए इसकी जितनी भी थ्योरी हुई है उसको खुद से एक बार रिवाइज करें। अगर कोई डाउट होता है तो वो डाउट जब हम लोग आंकिक प्रश्न डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पर दूर हो जाएंगे। अगर कोई फार्मूले में कंफ्यूजन होगा कि अप्लाई कैसे किया जा सकता है, उन सबका हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में।